हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल भी टाइम न लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व जिसका यूनिट नंबर 4 है, बुक का नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व और जो यूनिट है वो 4th यूनिट है और उसमें है स्कूल मैनेजमेंट। तो उससे रिलेटेड हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं MCQ, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है और यह 50 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए बिल्कुल अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श शिक्षक को माना जाता है, क्या माना जाता है? शिक्षण प्रक्रिया निर्माता, बंधुत्व की भावना का निर्माता या समाज का निर्माता या उपर्युक्त सभी। तो जो एक आदर्श शिक्षक है वह शिक्षण प्रक्रिया भी अच्छी प्रकार से करता है, बंधुत्व की भावना रखता है, भाईचारा रखता है, समाज का निर्माता होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एक एल क्लैप ने एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताया है। तो क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि शिक्षक में संबोधन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आदर्शवादिता होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेरिका के बागले तथा कैथ ने एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताया है। सभी ने अपना अपना डिफिनेशन दिया है कि एक अच्छे टीचर कैसे होते हैं। तो अमेरिका के बागले तथा कैथ ने एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व का जो गुण बताया है, उसने कहा है कि चातुर होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए, उसका स्वर अच्छा होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बागले तथा कैथ ने एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व के कितने गुण बताए हैं। तो बागले तथा कैथ ने जो एक शिक्षक के गुण बताए हैं वह 12 प्रकार के बताए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 12। और क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि शिक्षक में व्यक्तित्व दृष्टि से गुण होना चाहिए। शिक्षक में व्यक्तिगत दृष्टि से क्या क्या गुण होना चाहिए? यहाँ पे व्यक्ति से रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए? तो उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, सही होना चाहिए, वेशभूषा भी उसका अच्छा होना चाहिए, उसका स्वर भी मधुर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक में व्यावसायिक दृष्टि से गुण होना चाहिए। तो जो शिक्षक है वह व्यावसायिक दृष्टि से उसका क्या क्या गुण होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक की जानकारी, विधियों में निपुणता, आवाज़ या स्वर का मधुरता या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक में आप लोगों को जो स्कूल मैनेजमेंट है, विद्यालय प्रबंधन जो यूनिट नंबर है, वहाँ उस चैप्टर में प्रिंसिपल टीचर्स से ही रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा MCQ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चैप्टर होता है, जो चैप्टर का नाम होता है, उससे रिलेटेड ही MCQ भी आप लोग को मिलेगा या कहीं भी MCQ आपको वही वैसा ही देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सहायक भूमिका क्या है? तो वह सूचना देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक में सामाजिक दृष्टि से गुण होना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए, दूसरों के साथ संबंध होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो एक जो शिक्षक होता है सामाजिक दृष्टि से, उसके अंदर यह सभी गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सहायक भूमिका है कि वह सूचना देने वाला होना चाहिए, वह साधन उपलब्ध करवाने वाला होना चाहिए, टीचर के बारे में कहा जा रहा है, और वह शिल्पकार तथा कलाकार के रूप में कार्य करे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्र की सीखने की सुविधा प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? छात्र को सीखने की सुविधा प्रदान करने में शिक्षक क्या भूमिका होना चाहिए? क्या छात्रों को
क्रियाशील बनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या बालकों में संवेगात्मक विकास करना चाहिए, या शिक्षण व्यक्तित्व का निर्माण का साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका है कि छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना, शिक्षक को अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए, पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुशल निर्देशन बनने के लिए शिक्षक को किन योग्यताओं का विकास करना आवश्यक है? एक कुशल निर्देशक, निर्देश देने वाला, डायरेक्शन देने वाला, दिशा दिखाने वाला जो शिक्षक होता है, उसकी योग्यता का विकास करना आवश्यक है। क्या क्या देख लेते हैं कि शिक्षक अपने विषय में निपुण होना चाहिए। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे उसका कमांड होना चाहिए। अगला ऑप्शन है कि शिक्षक का व्यवहार जो होता है वह सहानुभूतिपूर्वक और धैर्यवान होना चाहिए, और शिक्षक में समस्या समाधान की योग्यता से संबंधित कौशल होना चाहिए। किसी भी समस्या को वह आसानी से मैनेज कर ले, हैंडल कर ले, तो ये एक शिक्षक में गुण होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा कक्ष ऐसा साधन है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाया जाता है, और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि होमन के द्वारा यह कथन कहा गया है। एक बार देख लेते हैं कि कक्षा कक्ष में ऐसा साधन है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं। सही बात है, पढ़ाना, कभी नाटक, कक्षा कक्ष में कुछ भी होता है, कभी खेल, कभी सॉन्ग, जहाँ पारस्परिक क्रिया होती है, बिल्कुल क्रिया होती है। सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है। जब भी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी सामाजिक परिस्थिति हैं वो बेहतर होंगी, और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। तो यह कथन होमन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैनेजिंग टीचिंग और लर्निंग टीचिंग है किसके द्वारा लिखा गया है? मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो आई के डेबोज की यह पुस्तक है कि एक बार देख लीजिए, आई के डेबोज की यह पुस्तक है। आई के डेबोज की यह पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत समस्त तत्वों का प्रबंध शामिल होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो यह कथन किसका है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत समस्त तत्वों का प्रबंध शामिल होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। तो यह कथन श्रीमती R.K. शर्मा जी का कहना है कि जो प्रक्रिया है वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करती है शिक्षण प्रक्रिया। अगला है कि कक्षा प्रबंधन का अभिप्राय कक्षा के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक एवं विधिवत प्रबंधक से है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कक्षा प्रबंधन अर्थात रूम मैनेजमेंट का अभिप्राय क्लास के भौतिक अर्थात जो भी चौक डस्टर हो गए, ये सभी क्या है? भौतिक है। और मानवीय में जैसे शिक्षक हो गए, टीचर हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, ये सभी मानवीय संसाधन के मनोवैज्ञानिक एवं विधिक प्रबंधन से है।
जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि जो क्लासरूम है उसमें चॉक, डस्टर, टीचर, इन सभी का जब योगदान होता है तभी शिक्षण अधिगम जो आप सीखते हैं। सपोज डैट कि यदि आपको पढ़ाया जा रहा है और हमारे पास टीचर के पास लिखने के लिए मार्कर ही नहीं है, तो क्या आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कंटिन्यू रूप से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। वस्तु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यह मैटर नहीं करता। यदि सपोज डैट कि सब कुछ है, भौतिक साधन चॉक, डस्टर, बोर्ड सब कुछ है, टीचर नहीं आया, तो ये क्या है? मानवीय संसाधन है। तो उस दिन भी आपका जो क्लास होगा वो कहीं ना कहीं गैप हो जाएगा। तो यही कहना है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि यह कथन प्रो एश के दुबे के द्वारा कहा गया है। अच्छा है, अगला है कि क्लासरूम, जो क्लासरूम है वह मैनेजमेंट के क्या क्या घटक हैं। तो घटक देख लेते हैं कि भौतिक वातावरण एवं भौतिक घटक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक। तो यह सभी जो हैं वो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट का क्लासरूम मैनेजमेंट का सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक निर्भर करता है किस पे? शिक्षक तथा छात्रों में पारस्परिक सहसंबंध, छात्रों के पारस्परिक संबंध, या प्रधानाचार्य अध्यापकों में सहसंबंध, या उपर्युक्त सभी। तो कक्षा में जो क्लासरूम है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर यह सभी राइट आंसर हो जाएगा, संबंध होना चाहिए। अगला है कि क्लासरूम प्रबंधन में, मैनेजमेंट में सामान्य सिद्धांत क्या है? आत्मनियंत्रण होकर स्टडी कराना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी होता है, जिस प्रकार से, अर्थात मनोवैज्ञानिक का मतलब यह हुआ कि साइंटिफिक तरीके की सोच रखना, अलग अलग क्रिएटिविटी करना और समझ और स्वीकृति होना। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का विशिष्ट सिद्धांत क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट का विशिष्ट सिद्धांत क्या है? क्या अच्छा वातावरण है? क्या स्पष्ट नियम है? पुरस्कार है? तो क्लासरूम, जब भी एक क्लासरूम का मैनेजमेंट हो तो कहीं ना कहीं वातावरण, स्पष्ट नियम, पुरस्कार, यह सभी अपना योगदान देते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कक्षा प्रबंधन की तकनीकी है क्या है? व्यवहार परिवर्तन तकनीकी, समूह क्रियाएं, छात्र उत्तरदायित्व, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कक्षा कक्ष के उत्तम प्रबंधन के उपाय हैं। कक्षा कक्ष के उत्तम प्रबंधन के उपाय हैं व्यवहार परिवर्तन तकनीकी, समूह क्रियाएं, कक्षा में नियमों का प्रयोग करें, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि समय सारणी का प्रकार क्या है? समय सारणी, देखिए जो टाइम टेबल होता है वह शिक्षण के अनुसार भी होना चाहिए, कक्षा के अनुसार भी होना चाहिए, विषय के अनुसार भी होना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है तो उसको क्या करते हैं कि उसको सोचते हैं कि पहले मॉर्निंग में सोकर उठें, तो उसको पहले करें क्योंकि उस समय एनर्जी हमारे पास काफ़ी होती है। और जो भी हल्के फुल्के जो सब्जेक्ट होता है, जो भी हिंदी हो गया, जनरल हिंदी हो गया, इस तरीके की ग्रामर हो गई, तो ये हम लास्ट में रख लेते हैं, शाम के पीरियड में रख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, विषय के अनुसार हो गया। फिर शिक्षण है, शिक्षण के अनुसार भी कि सबसे पहले क्या पढ़ाया जाए, और कक्षा के अनुसार भी। कभी कभी क्या होता है कि क्लासरूम में, किसी क्लासरूम में ज़्यादा गर्मी होती है या धूप होती है, तो उसके अनुसार, जैसे गर्मियों में बच्चे क्या करते हैं कि नीचे रहना पसंद करते हैं या गार्डन में स्टडी करना पसंद करते हैं,
तो उस समय क्या होगा, उस समय आपकी टाइम टेबल ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के अनुसार हो, उस समय कक्षा के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। गर्मियों में इधर उधर बच्चे स्टडी करते हैं, जहाँ हवा हो, अच्छी सुनहरी हवा हो, तो इस तरीके से टाइम टेबल चेंज होता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी का लाभ क्या है, महत्व क्या है, गुण क्या है। तो छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलते हैं, सभी कार्य नियम कायदे के अनुसार होते हैं, इससे समय नष्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला क्वेश्चन है कि समय सारणी का उद्देश्य क्या है, क्यों हम बनाते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, बिना टाइम टेबल के स्टडी नहीं कर सकते हैं क्या। तो देख लेते हैं कि विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष भर कार्य में व्यस्त रखना, छात्र एवं अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सजग रखना, नहीं बच्चे को, दोनों लोगों को नहीं पता चलेगा। इस प्रकार से काफ़ी नुकसान होगा और समय भी काफ़ी लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड समय भी टाइम टेबल समय में भी बचाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि समय तालिका में शिक्षकों की प्रमुख भूमिका क्या है। तो देख लेते हैं कि शिक्षक समय तालिका में निर्माण का प्रभारी होता है। प्रभारी शिक्षक समय तालिका का वितरण करता है। प्रत्येक शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों को अपनी डायरी में अंकित कर लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि समय सारणी निर्माण का सिद्धांत क्या है। जो टाइम टेबल निर्माण है उसका क्या सिद्धांत है। तो रुचियों के अनुसार विषयों के चयन का अवसर, शिक्षकों की रुचियों एवं योग्यता पर ध्यान देना, अध्यापकों एवं छात्रों का संपर्क होना। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और थैंक्स गाइज, यदि हमारी वीडियो आप सभी को हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।